नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी और राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के कार्यों और भावी योजनाओं का जिक्र होगा। अभिभाषण के दौरान कांग्रेस के हंगामे करने के भी पूरे आसार हैं। बजट सत्र में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री जो हैं वो भी गैरसैंण पहुंच चुके हैं। साथ ही मंत्री और अधिकारी भी गैरसैंण पहुंच चुके हैं। विधानसभा का बजट सत्र प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हो रहा है। तो अब से कुछ देरी का इंतजार। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बेहद ही महत्वपूर्ण ये बजट है। आगे सरकार को चुनाव में जाना है। अभी के चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। देखिए, कुंभ भी है सर पर। उसके बाद हम बात करें तमाम योजनाएं। एक आपदा आती है, उसने बहुत ज्यादा नुकसान किया। मुख्यमंत्री अभी 3 दिनों के लिए दिल्ली आए थे और हर विषय पे बातचीत के बाद आगे चुनाव में भी जाना है, तो वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये बजट इस पर सबसे ज्यादा नजर इसी वजह से है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सुनील से बात करते हैं। सुनील, थोड़ी देर में जो है हम कहें कि सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। ये बजट चुनावी बजट और ये कहें चुनौतीपूर्ण बजट भी होने वाला है। सुनील, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये जो बजट है ये चुनौतीपूर्ण भी है और यकीनन चुनावी भी। शायद संपर्क नहीं हुआ है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि गैरसैंण में ये बजट जो है, देखिए बजट पर चर्चा होगी। पूरा जो है इस पूरे हम कार्यक्रम की जब बात करते हैं तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। गैरसैंण को राजधानी बनाना भी बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है और जिस दिन इसकी अनाउंसमेंट हुई उसी दिन एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष के हाथों से निकल गया और फिर यहीं से बजट सत्र चलाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि बजट बहुत ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से है, सरकार को आगे चुनाव में जाना है, तमाम योजनाएं हैं वो पूरी करनी है, काम बहुत ज्यादा है, वक्त बहुत कम है, विरोधियों से निपटना है जिन नीतियों को लेकर वो सरकार पर सवाल उठाते हैं। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। सुनील, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये था कि ये बजट जो है ये न सिर्फ चुनौतीपूर्ण है बल्कि चुनावी भी, इस लिहाज से बहुत मुश्किल स्थिति। बिल्कुल जीनत, ये त्रिवेंद्र सरकार का अंतिम बजट होगा चुनाव में जाने से पहले और इसके लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को चुना गया है। ठीक ये गैरसैंण का ग्रीष्मकालीन राजधानी का पहला बजट होगा और पहला सेशन होगा। ये पहला मौका होगा जब राज्यपाल ग्रीष्मकालीन राजधानी में अभिभाषण दे रही होंगी। ठीक 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आप देख सकते हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का ये शानदार दृश्य अभी यहाँ पर इंतजार हो रहा है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पहुँचने का, जो कल शाम ही गैरसैंण पहुंच चुके थे। यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। राज्यपाल अभिभाषण देंगी। लेकिन जीनत, आज का दिन भी हंगामेदार रहने वाला है क्योंकि विपक्ष ने पहले ही ऐलान किया है। विपक्ष की जो रणनीति है वो सरकार को घेरने की, और विपक्ष का कहना है कि जो राज्यपाल का अभिभाषण है वो सरकार के कार्यों का पुलिंदा होगा। और विपक्ष का कहना है कि सरकार ने इन 4 सालों में कोई भी ऐसे काम नहीं किए जिसको वो जनहित का मुद्दा मान सके, जनहित के कार्य मान सके। लिहाजा विपक्ष ने एक रणनीति बनाई है कि जब राज्यपाल अभिभाषण दे रही होंगी सरकार के कामकाज का, भविष्य के रोड मैप का, तो विपक्ष इसका पुरजोर ढंग से विरोध करेगा और वो सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार ने इन 4 सालों में कोई भी काम नहीं किए जिसे जनहित का कार्य विपक्ष विरोध करेगा। सरकार के लिए अगर चुनाव है, विपक्ष भी कोशिश कर रहा है कि सत्ता में वापस आ जाए और वो इस मौके को भुनाएगा। बड़े चेहरे कौन कौन से पहुंच गए हैं अभी, क्योंकि 11 बजे का वक्त है और बहुत ज्यादा वक्त तो बचा भी नहीं है। 10:32 हो चुके हैं। देखिए जीनत, राज्यपाल कल ही गैरसैंण पहुंच गई थी, मुख्यमंत्री भी पहुंच गए थे। जो तमाम मंत्री और विधायक हैं वो कल गैरसैंण पहुंच गए थे। विधानसभा अध्यक्ष कल जरूर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले ही विधानसभा अध्यक्ष भी गैरसैंण में पहुंच चुके हैं। ठीक 11 बजे जो नियम है, जो कार्यक्रम है, उसके तहत सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ेंगी। सरकार के कामकाज का जो लेखा जोखा है, जो अभी तक की उपलब्धियाँ हैं, वो राज्यपाल के अभिभाषण में होंगी। भविष्य में क्या कुछ सरकार करेगी
क्योंकि ये अंतिम बजट होगा। जिस तरह से हम पहले भी कह चुके हैं कि चुनाव में जाने से पहले तो इस बजट से न सिर्फ जनता को उम्मीद है बल्कि सरकार को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो जनता की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा कर सके अपने बजट के थ्रू। तो बहुत कुछ जीनत इस पर निर्भर करेगा कि जो बजट 4 फरवरी को सदन में रखा जाएगा 21-22 का, उसमें क्या कुछ होता है, वो लोक लुभावन नीतियाँ जनता के लिए क्या कुछ जो सरकार का पिटारा है वो क्या कुछ लेके आता है, ये देखने वाली बात होगी। 4 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। हम अपडेट्स लेते रहेंगे, तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। बजट अमूमन माना जाता है कि जो सरकार है बहुत सारी योजनाओं को और लोक लुभावन खास तौर से बचा के रखती है आखिरी बजट के लिए। अब इस बजट में क्या रहेगा वो हम आपको जरूर जानकारी देंगे। कार्रवाई शुरू होने दीजिए, किस तरह से विपक्ष भी सवाल उठाता है वो भी आपको बताएंगे। आज से कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया। इस चरण में 60 साल से ऊपर उम्र वाले बुजुर्गों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। आज दिल्ली एम्स में पीएम मोदी ने भी वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। पीएम मोदी को पुडुचेरी की सिस्टर निवेदिता ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लोग बेफिक्र होकर कोरोना का टीका लगवाएं। तो ये तस्वीरें आज दिन भर चर्चा में रहेंगी। प्रधानमंत्री टीका लगवाते हुए आप देख रहे हैं पुडुचेरी की नर्स, और हालांकि प्रधानमंत्री जो हैं ये तस्वीरें आज लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। सुबह एकदम सरप्राइज जो एक हमें कहते हैं कि जो शैली है प्रधानमंत्री की, उसको ही उन्होंने दिखाया यहाँ पर भी, और विरोधियों को भी एक जवाब मिल गया। इधर उत्तराखंड में भी कोरोना वैक्सीनेशन का काम आज से शुरू हो गया है। यहां पर भी 60 साल से ज्यादा की उम्र वाले बुजुर्ग और 45 साल से ऊपर उम्र के बीमार लोग भी कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने उसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है और सुबह 9 बजे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। तो दूसरा चरण, महत्वपूर्ण चरण, फ्रंटलाइन वर्कर्स की जब हम बात करते हैं पहले चरण में, और अब इसमें एक और चीज, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। तो जो बुजुर्ग हैं 60 साल से उम्र ज़्यादा जिनकी है, और जो 45 साल से ज़्यादा जो कि बीमारियां जिनको रहती हैं, तो उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। सेंटर पर वॉक इन जो है तुरंत आप आएँ और रजिस्ट्रेशन कराएं और आपका टीका लगेगा। इसमें सिर्फ वही लोग हैं जो कि आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंट लाइनर्स हैं। आम जनता के लिए अभी हमारा सेंटर नहीं है। 4 तारीख के बाद जो है ये शायद है कि 60 साल से ऊपर और वो लोग जो कि 45 साल से लगभग 59 साल के हैं और जिनके साथ कुछ बीमारियां हैं, जो उसकी एक लिस्ट है, लगभग 20 बीमारियां हैं जो कि उसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो उन लोगों को टीकाकरण में शामिल किया जाएगा। उनका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। कोविन पोर्टल जो है उसमें जा कर के और वो अपने फ़ोन से, स्मार्टफोन से रजिस्टर करवा सकते हैं। और दीपांकर भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, दूसरा फेज शुरू हो गया है, आप अभी कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की तैयारियां वहां पर हैं? 60 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं और जो 45 साल से ज्यादा उम्र के जो बीमारियों का शिकार होते हैं, तो किस तरह से पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है? बिल्कुल जीनत, मैं इस वक्त गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में मौजूद हूं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है देहरादून का, और सभी राज्य के सभी हॉस्पिटल्स में तैयारी है। आज जो 1 मार्च है, इसमें जो फर्स्ट फेज जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, हेल्थ वर्कर्स थे, उनमें जो लोग बचे हुए हैं आज उनका वैक्सीनेशन यहाँ पर चल रहा है। सीनियर सिटीजन्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 4 तारीख से यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के जो फर्स्ट वैक्सीन की डोज लगेगी वो यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा, स्टेट वाइड प्रोग्राम शुरू होगा। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो सीनियर है। सर, आप लोग वैक्सीनेशन करवाने आए हैं? हाँ जी, हम वैक्सीन करवाने आए हैं। आज से सीनियर सिटीजन्स के लिए भी शुरू हुआ है? आज से सीनियर सिटीजन के लिए शुरू हुआ है, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर्स का पोर्टल जिनका कवर नहीं हुआ था पहले, उनके लिए आज से शुरू हो रहा है, उसमें आया हूँ मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज वैक्सीन लगवाई है, इस मैसेज को आप कैसे देखते हैं? ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा सौभाग्य है कि मोदी जी ने भी आज ही वैक्सीन लगवाई और मेरा भी नंबर आज ही आया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पब्लिक का एक भरोसा बढ़ता है जब प्रधानमंत्री खुद वैक्सीन लगाते हैं। अवश्य 100%, यानी कि पब्लिक के ऊपर तो मोदी जी की ऐसी छाप है। अगर उन्होंने वैक्सीन लगवाया, जो अभी तक लोग बाग बोल रहे थे उनको पहले लगवाना चाहिए था,
तो उन्होंने 1 मार्च चूज़ किया, किसी भी कारण से उन्होंने लगवा लिया, तो ये पब्लिक को बहुत अच्छा संदेश देगा कि वो भी इसको वैक्सीन को लगवाएं, जल्दी लगवाएं, अवश्य लगवाएं। लगभग 1 साल होने वाला है 15 मार्च को। उत्तराखंड की अगर बात करें, आपको लगता है कि लोगों का डर कम हुआ है वैक्सीन से? अब जो सीनियर सिटीजन हैं उनका डर भी थोड़ा कम होगा? हाँ, डर कम होना चाहिए, क्योंकि पहले सरकार ने सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई। अगर इसमें कुछ खतरा होता है तो डॉक्टर्स, सब फ्रंटलाइन वर्कर्स है, फिर पुलिस है, सबको लगाई है, और किसी में ऐसे रिएक्शंस तो मिले नहीं हैं। तो लोगों में डर होना नहीं चाहिए। और अब सीनियर सिटीजन्स भी शुरू कर दिया है, और मोदी जी भी सीनियर सिटीजन ही हैं, तो मेरे हिसाब से डर लोगों में होना नहीं चाहिए वैक्सीन के लिए। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा, जो एक नारा है, आप मानते हैं सही? बिल्कुल, हराना तो पड़ेगा ही, हराना नहीं पड़ेगा। आप भी बताइए, हराना तो पड़ेगा कोरोना को, तो उसके लिए सारे एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। हमारी तरफ से यही एफर्ट है कि हम वैक्सीन लगवा लें। तो जीनत, आप सुन सकती है दोनों लोगों से बातचीत में कि उनका भी भरोसा है कि नरेंद्र मोदी ने अगर वैक्सीन लगाई, प्रधानमंत्री ने, तो लोगों को भी इस पर भरोसा जागेगा वैक्सीन पर, और अब ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। जीनत यहाँ से ठीक, बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर तमाम जानकारियों के लिए। तो बहुत स्ट्रांग मैसेज अब जरूर गया है प्रधानमंत्री ने जब टीका लगाया है। रुद्रपुर में आज किसानों की महापंचायत होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड और यूपी के किसान शामिल होंगे। किसान नेता राकेश टिकैत भी इसमें शामिल होंगे। किसान महापंचायत को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, साथ ही ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की महापंचायत हो रही है। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। शैलेंद्र, किसानों की महापंचायत कहें या फिर रैली, क्योंकि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया, हम कई जगहों पर देखते हैं। आज इस महापंचायत में क्या बड़ी बातें देखने को मिलेंगी? देखिए, सबसे पहले मंच का नजारा आपको दिखाऊंगा किस तरीके का मंच का किसान नेता पहुंचने शुरू हो चुके हैं, और सामने आप देखिए पूरा का पूरा एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये रैली हो रही है। इस सबसे महत्वपूर्ण इस पंचायत का जो हिस्सा है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में हमने कई किसान महापंचायतें देखी, वेस्ट यूपी में देखी, और उसके बाद ये पहला मौका है कि उत्तर प्रदेश से निकल के किसान महापंचायत का दौर यहाँ पहुंचा है। हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं, वो उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या रहने वाला है आज के इस पूरी महापंचायत। आज महापंचायत में हमारे किसान नेता, दिग्गज किसान नेता आ रहे हैं, राकेश टिकैत जी के साथ उनके साथी आ रहे हैं किसान नेता। तो 12 बजे से 3 बजे तक का उनका टाइम रहेगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि 1 लाख से ऊपर हमारे किसान यहाँ पे आज एकत्रित हो जाएंगे, और पुलिस द्वारा और हमारे वॉलंटियर्स द्वारा पूरा ही जिम्मेवारी ली गई है। कितने किसान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और किन किन इलाकों से? क्या यूपी से भी किसान यहाँ पर पहुंचेंगे? यूपी, जो उत्तराखंड के नजदीक के बॉर्डर एरियाज है यूपी के, उससे और उत्तराखंड के किसान सारे ये पहुंचेंगे। हाँ जी, जब सरकार ये कह रही है कि वो तीनों कृषि कानूनों में बदलाव के लिए तैयार है, तो फिर क्या जरूरत पड़ गई आपको ये इस तरह की महापंचायतें करने में? सरकार कृषि कानूनों के लिए कुछ भी आश्वासन नहीं दे रही है, वो सिर्फ बोल रहे हैं, वो लिख के कुछ गारंटी नहीं दे रहे। हमारी शैलेंद्र, बिल्कुल मांगों की बातें हो रही है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि आज बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और आज ही ये बड़ी महापंचायत हो रही है। क्या सरकार पर, उत्तराखंड सरकार पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? उत्तराखंड में खास तौर से अपनी तरह की ये बहुत बड़ी पंचायत की जा रही है। राकेश टिकैत इसमें पहुंचेंगे, वो क्या कहेंगे वो भी हम आपको सुनाएंगे। जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी। और उत्तराखंड में आज से तमाम यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जो हैं वो खुल रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई आज से बंद। कैंपस में पहले की तरह से पढ़ाई होगी, स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं, रौनकें शुरू हो गई हैं। और इसके लिए देखिए, जो कोविड के नॉर्म्स हैं उसे ज़रूर फॉलो किया जा रहा है। नेगेटिव रिपोर्ट मैंडेटरी है। कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनको आपको फॉलो करना होगा, और इनको फॉलो करते हुए जो तमाम स्टूडेंट्स जो एक तरह से पैक हो गए थे, अपने घरों में बाउंड हो गए थे, वो आज राहत की सांस जरूर ले रहे हैं, क्योंकि कॉलेजेस खुल गए हैं। कैंपस में फिर से रौनक नजर आ रही है। ऋषिकेश में आज से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू हो रहा है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यह आयोजन 7 मार्च तक चलेगा। कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 5 प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों को योग महोत्सव में शामिल होने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जमा करानी जरूरी होगी। साथ ही महोत्सव में भी कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। कोविड की सेफ्टी के लिए जो लोग हमारे पास बाहर से आ रहे हैं, जिन 5 राज्यों में RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी किया हुआ है, उनमें से भी कुछ रजिस्ट्रेशन हमारे पास आए हैं, तो हमने उनको कम्युनिकेट कर दिया है कि आप आने से पहले 72 आवर्स का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएंगे।
उसके बाद ही उनको अलाउ किया जाएगा। उसके अतिरिक्त यहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग गेट पे होनी है। पहाड़ हमेशा से ही सुकून देते हैं, लेकिन महानगरों में इस बार गर्मी जल्दी पड़ने से पहाड़ों पर सैलानियों का आना अभी से शुरू हो गया। नैनीताल में भी पर्यटकों से गुलजार जो है नैनीताल अब नजर आने लगा है। देखिए रिपोर्ट। आमतौर पर मैदानी इलाकों में फरवरी में मौसम गुलाबी रहता है, लेकिन इस बार फरवरी में ही गर्मी ने दस्तक दे दी है, जिससे मैदानी इलाकों के लोग पहाड़ों की ओर रुख करने लगे हैं। इसी के चलते हिल स्टेशन अभी से गुलजार हो गए हैं। इन दिनों नैनीताल में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई है और सबका कहना है कि गर्मी से राहत के लिए नैनीताल आए हैं। रामपुर में मैंने फरवरी में पहली बार इतनी गर्मी देखी है अपने लाइफ में, जहाँ तक मुझे याद है। और यहाँ पे जब आई तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे काफ़ी ठंड लग रही है कि काफ़ी अच्छा वो लग रहा है मौसम वगैरह। वहाँ पर इस जो फरवरी में वहाँ पे गर्मी है वो यहाँ पे बहुत ठंडक है, और वहाँ उस गर्मी को निजात और ठंडक पाने के लिए हम यहाँ पर नैनीताल में आए। वहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी हो गई है स्टार्ट, पंखे चलने स्टार्ट हो गए हैं। हमें रात को पंखे चलाने पड़ते हैं, दिन में भी पंखे चलाने पड़ते हैं, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा मौसम है। इधर पर्यटकों के आने से स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। कोरोना के चलते मंदी का मार झेल रहे स्थानीय कारोबारियों ने अब की बार कमाई बढ़ने की उम्मीद जताई है। हमें उम्मीद है कि पिछले साल जो लॉकडाउन की वजह से कस्टमर पूरा बंद था, इस समय इस साल आने वाले सीजन में बहुत अच्छा काम रहेगा। उम्मीद है कारोबार अच्छा होगा, बहुत अच्छा कारोबार होगा करके उम्मीद तो हम करते हैं। तो अगर आपके इलाके में भी गर्मी ने दस्तक दे दी है तो आप भी पहाड़ों की सैर पर जा सकते हैं और साफ ताजी हवा का आनंद उठा सकते हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। उधर टिहरी झील में फेरी बोट संचालक करीब 2 सालों से पेमेंट को लेकर पुनर्वास विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। फेरी बोट संचालकों का पेमेंट जनवरी 2019 से नहीं हुआ। करीब 1.5 करोड़ का बकाया चल रहा है। मामले में पुनर्वास निदेशक का कहना है कि भारत सरकार में इस संबंध में बैठक हो गई है और जल्द ही THDC द्वारा पैसा रिलीज करने की उम्मीद है। उसके मिनट्स मेरे ख्याल से कल ही आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारे पास भी सिर्फ व्हाट्सएप पे ही रिसीव हुए हैं, जिसमें कि सहमति बन गई है। तो फिर THDC मेरे ख्याल से इसके बाद उनको रिलीज कर देना चाहिए। इन्हीं मिनट्स का वेट हो रहा है। वैसे मन में कुछ करने का इरादा हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं रहता, और इसकी मिसाल कायम की है पानीपत की रहने वाली शाइना ने, जो रुड़की में ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालती हैं। शाइना के पति नहीं है, उनके सामने चुनौती दोगुनी हो जाती है। इसके बाद उनका कहना है कि पति की मौत के बाद ही उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। उन्होंने पानीपत में ई-रिक्शा चलाना सीखा। लोगों के तानों से ऊबकर वो रुड़की में रहने लगी। यहाँ पर वो ई-रिक्शा चलाने लगी। शाइना शहर की पहली ई-रिक्शा चालक हैं। उनके जज्बे को शहर के लोग भी सलाम करते हैं। तो चला रही 8-9 साल हो गए, पानीपत में चलाती थी। यहाँ पे करीब हो गए 2-3 महीने चलाते, दिक्कत होने के बाद वहाँ पे पड़ता नहीं आया, बच्चे पालने मुश्किल हो गए। बस 2 गुड़िया हैं, 1 लड़का है, बस पति एक्सपायर हो रहे जी, तो मैंने परिवार तो पालना पड़ेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहयोगी कंपनी रिलायंस स्ट्रैटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी स्काईट्रैन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। RSBVL ने बताया है कि $2.67 करोड़ के नए निवेश के साथ स्काईट्रैन में रिलायंस की जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर 54.46% हो गई है। आसान शब्दों में समझें तो RSBVL की स्काईट्रैन में बहुलांश हिस्सेदारी जो है वो हो चुकी है। इससे पहले रिलायंस ने अक्टूबर 2019 में स्काईट्रैन की 12.7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था, जो अब बढ़कर 54.46% हो गई है। स्काईट्रैन एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसे 2011 में अमेरिका में डेलवेयर के कानूनों के तहत शुरू किया गया था। कंपनी ने दुनिया भर में ट्रैफिक जाम की मुसीबत से निजात दिलाने के लिए पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लॉन्च जो है वो लागू किया था और पैसिव मैग्नेटिक लेविटियन एंड पोपल्स टेक्नोलॉजी तैयार की थी। स्काईट्रैन ने स्मार्ट मोबिलिटी सोल्यूशन तैयार करने के लिए इस तकनीक का विकास किया था।
कंपनी की ओर से प्रस्तावित यातायात प्रणाली में कंप्यूटर से नियंत्रित पैसेंजर पॉड्स होंगे। इसमें अत्याधुनिक सूचना तकनीक, टेलीकॉम और दूसरी आधुनिक टेक्नोलॉजी का समावेश होगा। इससे यात्री एक जगह से दूसरी जगह पर सुरक्षित और ज्यादा तेजी से पहुंचेंगे। साथ ही पर्यावरण को भी फायदा होगा। देहरादून पुलिस लाइन में पुलिस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन ने महिला जवानों के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग डिस्प्ले मशीन का उद्घाटन किया। इस मशीन से महिला जवान 5 रुपए में सैनिटरी नैपकिन ले सकती हैं। आने वाले दिनों में ये मशीन राज्य के सभी थानों में लगाई जाएंगी। 56 थाने हैं उत्तराखंड में कुल मिलाकर, और हर एक थाने में ये कोशिश की जाएगी कि इंसिनरेटर और वेंडिंग मशीन लगा दी जाए, ताकि जो हमारी महिला अधिकारी हैं उन लोगों को ये एक सुविधा मिले और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो और वो लोग अपनी ड्यूटी और अच्छे तरीके से कर सकें। नैनीताल में होली महोत्सव इस बार 21 से 30 मार्च तक होगा। इस बार फागोत्सव का रंग पूरे 10 दिनों तक चलेगा। नैनीताल में आयोजित होने वाले इस होली महोत्सव के दौरान महिला होली के साथ स्वांग प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। तो एकल होली गायन के जरिए होलियार भी फागुनी रंग में रंगे नजर आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाइएगा। एक राष्ट्र के विकास की नींव होती है युवा पीढ़ी।